Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are fine. So, students, BPSC 131 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, मुझे आशा है कि आप सभी ने वो सारे वीडियोस देख लिए होंगे। तो इससे प्रीवियस हमने 3 वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं और अब ये मेरी BPSC की सीरीज़ का पार्ट 4 वीडियो है। इसके बाद मैं लेकर आऊँगी आप सभी के लिए मैराथन क्लास, ठीक है। मैराथन क्लास लेकर आऊँगी एग्ज़ाम से पहले, वो हम लाइव डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग पार्ट 4 में क्या 2 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगी। दोनों के दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं आपकी 2024 की परीक्षा के लिए। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको जो आपका जेंडर होता है और जो आपकी राजनीति होती है, ठीक है, जेंडर और पॉलिटिक्स, इसके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, इनका जो संबंध है, रिलेशनशिप यानी कि हमें इनका संबंध बताना है, ठीक है, जेंडर और पॉलिटिक्स का। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि जो द इंटर रिलेशनशिप ऑफ जेंडर एंड पॉलिटिक्स रेफर्स टू द वे जेंडर इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल डिसीजंस। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जो आपका जेंडर है, ठीक है, जो हमारा जेंडर है वो किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि प्रभावित करता है पॉलिटिक्स को, ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन को, प्रतिनिधित्व को, और पावर स्ट्रक्चर्स को किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ से शुरू करेंगे। जो आपके पॉइंट्स रहने वाले हैं वो क्या क्या पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं वो आप लोग ध्यान से देखिए। कि जो पहला है, राजनीति में लिंग का प्रतिनिधित्व, यानी कि जेंडर रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स। तो जेंडर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। राजनीति में जो लिंग होता है, ठीक है, उसका प्रतिनिधित्व एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लिंग में हमारे स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है। इन मैनी कंट्रीज वुमेन एंड अदर जेंडर माइनॉरिटीज़ आर अंडर रिप्रेजेंट इन पॉलिटिकल ऑफिसेस। तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो महिलाएं होती हैं और जो दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक समुदाय जिनकी संख्या कम है, जो मेल्स नहीं है, फीमेल्स नहीं है, आजकल आपका LGBT की कम्युनिटी भी है, तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि उनका जो प्रतिनिधित्व है वो बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, कम रहता है। Which affect how policies are created. When women or gender minorities are in positions of power, they often advocate for issues that affect their specific need. तो क्योंकि अब यहाँ पर उनका इतना प्रतिनिधित्व है नहीं, तो फिर वो जो नीतियाँ हमारी बनती हैं उसमें भी इन नीतियों को, इनके लिए कोई नीति ऐसी फिर बन नहीं पाती, ठीक है। तो when women or gender minorities are in position of power, they often advocate for issues that affect their specific need. पर जब ये लोग पावर में अगर आ जाते हैं तो फिर ये अपनी नीड के अकॉर्डिंग मुद्दों को उठाते हैं, उन मुद्दों को का समर्थन करते हैं जो उनकी विशेष आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं, जिसमें आपके प्रजनन के अधिकार, स्वास्थ्य देखभाल और समानता आती है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, कि जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जब हम राजनीति की बात करते हैं, तो उसके अंदर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो वुमेन है या जो दूसरे माइनॉरिटीज़ वाले जेंडर्स हैं उनको इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला हुआ, जिसकी वजह से उनके लिए जो पॉलिसीज़ हैं वो इतनी बन नहीं पाती। पॉलिसीज़ जो रहती हैं वो थोड़ी सी हमें मेल डोमिनेटेड दिखाई देती हैं। अगर ये लोग पावर में आ जाते, अगर ये लोग पावर में आ जाते तो ये कैसे टाइप के अधिकारों की मांग करते। वुमेन्स जो हैं वो प्रजनन अधिकार हो गए, आपके मैटरनिटी के अधिकार हो गए, महिलाओं के जो भी अधिकार होते हैं उन सब की फिर वो लोग ज़्यादा मांग करते पॉलिटिक्स में आते तो, ठीक है। अब लिंग आधारित राजनीति क्या है, तो पॉलिटिक्स इटसेल्फ इज ऑफन जेंडर्ड, मीनिंग दैट रोल्स and expectation of political leaders can be different based on gender. For instance, female के जो politicians हैं उन might face expectation of being more nurturing or soft spoken, while male politicians are often expected to be authoritative and assertive. तो हम क्या देखते हैं कि अगर हमें राजनीति में कोई स्त्री मिल जाती हैं, कोई वो नेता हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, तो हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कैसी होंगी, सॉफ्ट स्पोकन होंगी और उनका जो नेचर है वो नर्चरिंग होगा, ठीक है। जबकि जो हमारे मेल पॉलिटिशियंस होते हैं उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि वो थोड़े से अथॉरिटेटिव होंगे। सो दीज जेंडर नॉर्म्स कैन इम्पैक्ट हाउ पॉलिटिशियंस आर जज्ड एंड हाउ दे परफॉर्म देयर रोल। तो यहाँ पर हम उनके लिए पहले से ही एक जजमेंट तैयार कर लेते हैं। इसको आप लोग प्रेजुडाइज भी कह सकते हो, ठीक है। प्रेजू, स्पेलिंग बार बार गलत हो रही है, PRE, प्रेजू, DICE, प्रेजुडाइस, यानी कि पहले से कोई धारणा बना लेना, ठीक है, इसका मतलब होता है। तो हम पहले से ही उनके बारे में धारणा बना लेते हैं।
तो राजनीति स्वयं अक्सर क्या रहती है, लिंग आधारित होती है, अर्थात राजनीतिक नेताओं के लिए भूमिकाएं और अपेक्षाएं लिंग के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। जैसे कि जो महिला राजनेता होती है उनसे अक्सर अधिक देखभाल करने वाली या मृदुभाषी होने की अपेक्षाएं हैं, जबकि पुरुषों से है प्राधिकृत और साहसिक होने की उम्मीद। ये लिंग मानदंड यह प्रभावित कर सकते हैं कि राजनेताओं का मूल्यांकन कैसे किया जाता है और वे अपनी भूमिकाओं में कैसे प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद आपका आता है जेंडर एंड पॉलिसी मेकिंग। तो जो जेंडर है वो इन्फ्लुएंस करता है द टाइप ऑफ पॉलिसीज दैट आर क्रिएटेड। तो यहाँ पर जो हमारा जेंडर है वो क्या करता है, टाइप्स ऑफ पॉलिसी की किस प्रकार की नीति बनाई जाएगी उसको यह प्रभावित करता है। ठीक है, लिंग जो है नीति निर्माण को प्रभावित करता है। सो व्हेन वुमेन एंड जेंडर माइनॉरिटीज आर इन्वॉल्व इन पॉलिसी मेकिंग देयर इज ऑफन मोर अटेंशन गिवन टू सोशल इश्यूज। तो जब भी हम क्या देखते हैं कि अगर वुमेन का उसके अंदर हम देख रहे हैं कि वुमेन जो है वो पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रही है, तो हमें देखने के लिए मिलता है कि जो सोशल इश्यूज होते हैं उन पर ज़्यादा बात होती है, जैसे कि चाइल्ड केयर, हेल्थ केयर, डोमेस्टिक वायलेंस, जेंडर बेस्ड वायलेंस, इन सब पे ज़्यादा बात होती है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, अगर मैन डोमिनेट करते हैं पॉलिटिकल स्पेस को, तो ऐसी पॉलिसीज़ बनेंगी जिनका इशू ट्रेडिशनली अफेक्ट करेगा मैन को। इसमें वो लोग इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, मिलिट्री की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जो महिलाएं हैं अगर वो आ जाती हैं तो वो ऐसे मुद्दों पर ध्यान देती हैं जो कि सामाजिक मुद्दे होते हैं, जिसमें घरेलू हिंसा और लिंग आधारित हिंसा आपका आता है। फिर आपका होता है फेमिनिज्म एंड पॉलिटिक्स, तो नारीवाद और राजनीति। तो फेमिनिज्म जो है यानी कि जो नारीवाद है वो राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो लिंग समानता और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी करता है। अब जो हमारे फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं, दे हैव शेप्ड पॉलिसीज रिलेटेड टू वोटिंग राइट्स, रिप्रोडक्टिव राइट्स, सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉज एंड अमंग अदर्स। तो जो नारीवादी आंदोलन है, इतने दिनों से उन्होंने काफ़ी सारे राइट्स की मांग की है, जिसमें आपके वोटिंग राइट्स आते हैं यानी कि मतदान का अधिकार, आपके रिप्रोडक्टिव राइट्स आते हैं, प्रजनन से जुड़े हुए अधिकार, सेक्सुअल हैरेसमेंट्स के खिलाफ जो भी आपके कानून हैं, वो सब नीतियों को आकार जो मिला है आज वो नारीवादियों के कारण ही मिल पाया है। ठीक है, तो नारीवादी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इन आंदोलनों ने यह मांग करके राजनीतिक परिदृश्य को बदलने में मदद की है कि महिलाओं की आवाज़ों और मुद्दों को राजनीति क्षेत्र में अधिक ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात होती है कि जो महिलाएं होती हैं राजनीति में उनके ऊपर अधिक ध्यान दिया जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो है आपका सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं आपको एक रीसेंट की न्यूज़ बताना चाहती हूँ। न्यूज़ ये है कि आपको पता होगा कि वो जो सिद्धू करके हैं, उन्होंने, उनकी वाइफ जो है उनको कैंसर हो गया था। तो उन्होंने कैंसर का इलाज बताया कि उन्होंने घरेलू तरीके से इलाज किया है। ठीक है, जिसमें उनके ऊपर केस हो गया कि वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं क्योंकि कैंसर के इलाज में डॉक्टर जो है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है और आपका जो क्लिनिकल इलाज है वो इम्पॉर्टेंट होता है, सिर्फ घरेलू से ठीक नहीं हो सकता। तो इस बात पर लोगों ने उनके ऊपर केस हो गया है पता नहीं कितने करोड़ का। तो यहाँ पर ये जो केस है वो किसके द्वारा किया गया है, तो ये जो केस है वो किया गया है आपका चंडीगढ़ की सिविल सोसाइटी के द्वारा। तो हमें यहाँ से पता लगेगा कि जो सिविल सोसाइटी हैं वो एक्टिव रहती हैं। ठीक है, सिविल सोसाइटीज़ एक्टिव रहती हैं। चलिए, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी रेफर्स टू द स्पेस आउटसाइड ऑफ द गवर्नमेंट। पहली चीज़, जो सिविल सोसाइटी हैं ये आउटसाइड ऑफ द गवर्नमेंट काम करती हैं और मार्केट के बाहर काम करती हैं, वेयर इंडिविजुअल्स कम टुगेदर टू एक्सप्रेस देयर इंटरेस्ट, वैल्यूज़ एंड बिलीफ। तो सिविल सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स होती हैं वो अपनी रुचियों, मूल्यों और विश्वासों को व्यक्त करने के लिए एक साथ आते हैं, सोसाइटी बना लेते हैं, मतलब कुछ लोग मिलकर। सो इट इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें आपकी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, जैसे कि इसमें आपके एनजीओज आते हैं और आपके कम्युनिटी ग्रुप्स आते हैं, ट्रेड यूनियंस आती हैं और दूसरे वॉलंटरी एसोसिएशंस आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आते हैं आपके एनजीओ यानी कि आपके गैर सरकारी संगठन, समुदाय समूह, प्रचार समूह, ट्रेड यूनियन और अन्य प्रकार के स्वैच्छिक संघ जैसे कई प्रकार की संस्थाएं इसमें शामिल हैं। सिविल सोसाइटी लोकतंत्र को बढ़ावा देने, सरकारों को जवाबदेह बनाने और सामाजिक परिवर्तन का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सिविल सोसाइटी किन किन चीज़ों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, जैसे कि ये प्रमोट करती है डेमोक्रेसी को, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाती है कि जो सरकार है वो क्या रहे, नागरिकों के प्रति जवाबदेह हो, और सोशल चेंज को भी ये सपोर्ट करती है।
अब आप लोग यहाँ पर सिविल सोसाइटी के रोल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटीज़ जो होती हैं, इनका ह्यूमन राइट्स को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा इनका मानव अधिकारों में काफ़ी बड़ा रोल होता है। साथ ही साथ जो हाशिए पर रहने वाले समुदाय हैं, जिन्हें हम लोग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ कहते हैं, और बाकी उन सब की फ्रीडम्स के लिए भी ये बात करते हैं। तो ये एक ब्रिज की तरह काम करते हैं बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक, अलाउइंग इंडिविजुअल टू हैव अ वॉइस इन पॉलिसी मैटर्स एंड सोसाइटल इशूज़। तो ठीक है, जो सरकार है और जो पब्लिक है, उसके बीच में दे वर्क एज अ ब्रिज। ठीक है, ब्रिज की तरह ये काम करते हैं। तो यह सरकार और जनता के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करती है, जिससे व्यक्तियों को नीतिगत मामलों और सामाजिक मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाने का मौका मिलता है। सिविल सोसाइटी सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सामूहिक क्रिया के लिए लोगों को संगठित करने में भी मदद करती है। फिर होती हैं हमारी टाइप्स ऑफ सिविल सोसाइटीज़, जिसके अंदर बच्चों आपके एनजीओज आते हैं, कम्युनिटी ग्रुप्स आते हैं, एडवोकेसी ग्रुप्स और आपके सोशल मूवमेंट्स इसके अंदर आते हैं। तो एनजीओ यानी कि जिसको हम लोग गैर सरकारी संगठन कहते हैं, वो गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव अधिकार, इन सभी जो वेरियस जो क्षेत्र होते हैं, इनमें ये काम करते हैं। इसके कई सारे क्षेत्र हैं। फिर होते हैं आपके समुदाय समूह। ठीक है, समुदाय समूह होते हैं, आपके प्रचार समूह होते हैं, ये सब आपके सिविल सोसाइटी में आते हैं। ठीक है, सिविल सोसाइटी और डेमोक्रेसी का क्या रिलेशनशिप है? तो सिविल सोसाइटी इज ऑफन सीन एज अ की पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर जो सिविल सोसाइटी है वो पिलर है डेमोक्रेसी का। इट एंश्योर्स दैट सिटीजन्स हैव द एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर यह क्या सुनिश्चित करता है कि जो नागरिक हैं, उनके पास निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस होती है, उसके अंदर भाग लेने और अपनी सरकारों को जवाबदेह ठहराने की क्षमता हो। यह मजबूत सिविल सोसाइटी सत्ता के कुछ हाथों में केंद्रित होने से रोक सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो। तो कहीं ना कहीं जो सिविल सोसाइटीज़ हैं वो हमारे लोकतंत्र को बढ़ावा देने में और लोकतंत्र की रक्षा करने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब सिविल सोसाइटीज़ जो है कुछ चैलेंजेस को भी फेस करते हैं बच्चों, जैसे कि जो सिविल सोसाइटी है वो चैलेंज फेस करता है सच एज लैक ऑफ फंडिंग, इनको फंडिंग नहीं मिलती। पॉलिटिक्स में जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो इनको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं और इनके ऊपर लीगल रिस्ट्रिक्शंस भी लगा देते हैं। तो इनको वित्तीय संसाधनों की कमी है, इनका राजनीतिक तौर पर बच्चों दमन किया जाता है, इनको दबाया जाता है और इन पर वेरियस कानूनी प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। इन मैनी कंट्रीज गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल और लिमिट द एक्टिविटीज ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। अब कई सारी कंट्रीज में जो सरकार है वो इन सिविल सोसाइटी के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, स्पेशली दोज दैट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। और खासकर किन्हें पकड़ेगी? जो सरकार की बुराई करेंगे, सरकार की आलोचना करेंगे। ठीक है, तो डिस्पाइट दीज चैलेंजेस सिविल सोसाइटी कंटिन्यूज टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एडवोकेटिंग फॉर चेंज एंड प्रोग्रेस। सो नाउ स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग, हमारी वेबसाइट है हिंदुस्तान नॉलेज, वहाँ से आपको आपके बीपीएससी 131 के प्रीवियस ईयर के जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनके पूरे 4 पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, जो मैंने फर्स्ट क्लास ली थी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चारों में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अब मैं आपकी मैराथन क्लास लेकर आऊँगी। मैराथन क्लास में हम लोग सारे के सारे जो ये वाले क्वेश्चंस हैं इनको रिवाइज कर लेंगे, है ना? और अगर कोई हमें न्यू टॉपिक मिलेगा तो उसको भी हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो ये जो लास्ट क्लास रहेगी, 5th क्लास, ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसको हम एग्ज़ाम से एक दिन पहले लाइव में डिस्कस करेंगे। तो जो भी बच्चे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपके कोर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम विद आंसर्स आप सभी को उपलब्ध कराते हैं। हिंदी का बच्चा हो या फिर बच्चा हो इंग्लिश का। ठीक है, स्कॉलरली माइंड सबके लिए है। ओके।